करते हैं हम बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, बलूचिस्तान एक बार फिर जल रहा है। चीनी प्रोडक्ट्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा रहे हैं और चीन खुल करके सुरक्षा को लेकर के चिंता जता रहा है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान, आपको बता दें कि आगे आ रहा है। इन सवालों के जवाब दिए बगैर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने फिर भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। चीन दौरे से लौटते ही मुनीर बलूचिस्तान पहुंचे और आपको बता दें कि फितला अल हिंदुस्तान का नया नैरेटिव गढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामी छिपाने के लिए हमेशा भारत का नाम इस्तेमाल करता है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपनी नाकामी पर फिर बौखलाया पाकिस्तान। सीपैक की सुरक्षा में फेल पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बढ़ी बगावत की आग। चीन के दबाव में घिरे आसिम मुनीर। नाकामी छिपाने के लिए भारत पर आरोप। फितना अल हिंदुस्तान का नया प्रोपेगेंडा। बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हमलों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने खोल दी है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान अपनी आर्थिक लाइफलाइन बताता रहा, लेकिन अब वही प्रोजेक्ट उसका सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमला हो या ग्वादर में चीनी इंजीनियरों पर अटैक, हर घटना ने बीजिंग का भरोसा कमजोर किया है। चीन दौरे के दौरान आसिम मुनीर पर सुरक्षा को लेकर सवालों की बौछार हुई। यही वजह है कि चीन से लौटते ही मुनीर सीधे बलूचिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की, लेकिन असली चिंता चीन के सामने अपनी हिसाब बचाने की थी, क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना अपने ही इलाके में नियंत्रण खोती दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोह अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य अपमान भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना लगातार दावा करती रही है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन लगातार हमले कर रहे हैं, चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि सीपैक के नाम पर संसाधनों की लूट हुई, लोगों को विस्थापित किया गया और विरोध को सेना के बल पर दबाया गया। इसी बढ़ते असंतोष के बीच मुनीर ने नया शब्द गढ़ा, फितना अल हिंदुस्तान, यानी हर हमले के पीछे भारत को जिम्मेदार बताने की कोशिशें। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ भारत कर रहा है तो पाकिस्तान की सेना आखिर क्या कर रही है? दरअसल भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है। जब भी अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं, सेना बाहरी दुश्मन का नैरेटिव खड़ा करती है। इस बार भी वही हो रहा है। पाकिस्तानी सेना का मनोबल गिरा हुआ है। फ्रंटलाइन सैनिक लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं और चीन का दबाव अलग बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग अब पाकिस्तान से सुरक्षा गारंटी मांग रहा है। ऐसे में आसिम मुनीर की आक्रामक बयानबाजी को उसकी बेचैनी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत पर आरोप लगाकर मुनीर घरेलू दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं कि सेना अभी भी मजबूत है। लेकिन बलूचिस्तान की आग अब इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ बयानबाजी से उसे दबाना मुश्किल दिख रहा है।
देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूएस ईरान के बीच बढ़ सकता है सीज फायर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत बड़ा दावा किया गया है। 60 दिनों के सीज फायर पर करीब करीब सहमति बन गई है। सीज फायर के ड्राफ्ट पर ट्रंप की मुहर लगना अभी बाकी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी दी गई है, सीज फायर के एमओयू में हॉर्मुज खोलने का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पहले हॉर्मुज खुलेगा, फिर यूरेनियम पर बात होगी। यूएस ईरान में फॉर्मूला फाइनल, जंग रोकने का ड्राफ्ट तैयार। कौन जीता, किसकी हुई हार? ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने का नया फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 60 दिनों के सीज फायर एक्सटेंशन वाले नए ड्राफ्ट पर दोनों मुल्क करीब करीब राजी हो चुके हैं, जिस पर बस ट्रंप की तरफ से मुहर लगना बाकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार डील के लिए अमेरिका ज्यादा बेताब नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब तक ईरान के साथ समझौते में शामिल रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हार्मुज पर सरेंडर को तैयार दिख रहे हैं। If you look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, we're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. ड्राफ्ट पर अब तक की रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन का सीज फायर बढ़ेगा, जिसके तहत हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रहेगी। ईरान को 30 दिनों के अंदर समुद्री माइंस हटानी होंगी और जहाजों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी धीरे धीरे हटाएगा और ईरान को तेल बेचने के लिए कुछ सैंक्शंस में राहत देने पर चर्चा करेगा। समझौते में ईरान का परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा भी शामिल है और इन शुरुआती 60 दिनों में ही हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी बातचीत होगी, जो इस पूरी डील के सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जिन पर फिलहाल दोनों ही खेमों से तेवरों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। देखिए, यूक्रेन का युद्ध भड़काने वाला नया कदम उठा लिया गया है। यूक्रेन और स्वीडन के में ग्रिपेन फाइटर जेट को लेकर के डील हो रही है। स्वीडन यूक्रेन को 150 ग्रिपेन लड़ाकू विमान देगा। इसमें शुरुआती 16 विमान अगले साल तोहफे के तौर पर दिए जाएंगे। ज़ेलेंस्की स्वीडन गए और यहां एक एयरबेस पर ग्रिपेन को लेकर बड़ा फैसला हो गया। ज़ेलेंस्की ने अब 2026 ही नहीं बल्कि आगे कई सालों तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिल रही है। ज़ेलेंस्की स्वीडन से 150 ग्रिपेन फाइटर खरीदना चाहते हैं। 2027 में यूक्रेन को 16 ग्रिपेन मिलेंगे। फिर 2030 से 20 ग्रिपेन की डिलीवरी शुरू होगी, जो उसका लेटेस्ट वर्जन होगा। ग्रिपेन एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एक इंजन से चलता है। यह मल्टी रोल फाइटर अमेरिका के F-16 या यूरोप के टाइफून से कम नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस ग्रिपेन ज़ेलेंस्की के लिए एक सस्ता विकल्प है। यह रशियन लड़ाकू विमानों का बखूबी मुकाबला कर सकता है। अभी यह विमान दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी की वायुसेनाओं के पास है। यह फाइटर जेट नेटो के कई मिशन में शामिल रहा है। These jets, Gripens, with specific weapons, especially meteors, missiles, and etc., which can destroy 200 kilometers plus. So we think that we will push out these jets, Russian jets, and they will not be able to use massively aerial bombs. ज़ेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ना सही तो यूरोप सही, यूरोप के कई देशों ने अपने हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब यूरोप ने यूक्रेन को कांटेदार हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है।
एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से परेशान है तो रूस में यूक्रेन के ड्रोन कहर ढा रहे हैं और इसे लेकर के अब जेलेंस्की का बैंक वाला ड्रोन बम रूस में नया खौफ बन चुका है। पहले पुतिन ने कीव जलाया, अब रूस के बैंकों पर जेलेंस्की की आफत फटने वाली है। यह खतरा पुतिन को सता रहा है। रूस ने अपने बैंकों से कह दिया है कि यूक्रेन के ड्रोन से अपनी हिफाजत खुद करो। ऑर्डर क्या मिला है, बहुत गौर से समझिए। रूस की संसद ने ऐसा कानून पास किया है जिसके बाद केंद्रीय बैंक और बड़े बैंक अपनी इमारतों को ड्रोन से खुद बचाएंगे। इसके लिए वो एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। इसमें रूस का सबसे बड़ा बैंक स्वेर बैंक भी शामिल है। बैंक के कर्मचारियों को भी हथियार रखने की इजाजत दी जाएगी ताकि वो ड्रोन हमलों से बच सके। रूस पर ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ रहा है और अब वहां सबसे ताकतवर बिजनेस लॉबी के प्रमुख अलेक्जेंडर शोकिन खुलकर इसके समर्थन में आ गए हैं। पुतिन से मुलाकात में उन्होंने कहा कि कंपनियां ड्रोन वॉर के लिए तैयार हैं। Я хотел бы начать с благодарности. 8 мая поднимали этот вопрос о сроках исковой давности по формулировке закона, ну и в частности сейчас крупные предприятия будут. रूस को अपने सबसे बड़े बैंकों की सुरक्षा की फिक्र बहुत ज्यादा है। पहले ही उनके तेल और गैस के ठिकानों पर जेलेंस्की के ड्रोन मौत बनकर फट रहे हैं। अब पुतिन के बैंक जेलेंस्की के टारगेट पर आ चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साउथ मुंबई की एक पॉश रिहायशी सोसाइटी की बात कर लेते हैं जहां आम लोग सुरक्षित जिंदगी जीने की उम्मीद करते हैं। वहीं एक फ्लैट में चल रहा था नशे का बड़ा खेल। एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई में आर्गीपाडा की इस सोसाइटी के फ्लैट से 50 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस पूरे नेटवर्क के खुलासे पर देखिए न्यूज 18 संवाददाता विवेक गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई की पॉश सोसाइटी में नशे का अड्डा। रिहायशी इलाके में अपराध का बड़ा नेटवर्क। साउथ मुंबई के आगरीपाड़ा इलाके की एक हाई प्रोफाइल रिहायशी इमारत यास्मीन अपार्टमेंट, जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। उसी बिल्डिंग के 20वें फ्लोर पर फ्लैट नंबर 1004 के अंदर चल रहा था ड्रग्स बनाने का पूरा सेटअप। एंटी नार्कोटिक्स सेल को जब संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली तो टीम ने तुरंत निगरानी शुरू की और फिर एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत फ्लैट पर छापा मारा गया। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरे के अंदर केमिकल, मशीनें और ड्रग्स तैयार करने का पूरा नेटवर्क मौजूद था। हाई राइज के 10वें फ्लोर पर जो आरोपी हैं वो 1 BHK में बल्कि रह रहे थे और रहने के साथ साथ ड्रग्स की एक मिनी फैक्ट्री भी चला रहे थे। एंटी नार्कोटिक सेल को इसकी जानकारी मिलती है और वो वहाँ पर उस फ्लैट में छापेमारी करते हैं और छापेमारी करते समय उन्हें बहुत चौंकाने वाला खुलासा होता है। उस 1 BHK के फ्लैट में 2 से 3 लोग रह रहे थे। उस फ्लैट में जब छापेमारी हुई तो एएनसी ने वहाँ से तकरीबन 50 करोड़ की एमडी ड्रग्स और मेटाफेटामिन की नाम की ड्रग्स बरामद किए। साउथ मुंबई के फ्लैट में 50 करोड़ का ड्रग्स रैकेट। एंटी नार्कोटिक्स सेल की रेड के दौरान जो बरामदगी हुई उसने पूरे ड्रग्स नेटवर्क के पैमाने को उजागर कर दिया। छापे के दौरान इस फ्लैट से कुल 14.493 किलो एमडी ड्रग्स और उससे जुड़े मटेरियल बरामद किए गए, जिसमें 8.305 किलो लिक्विड एमडी शामिल है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 29 करोड़ से ज्यादा है। वहीं 6.188 किलो एमडी पाउडर बरामद हुआ, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 21 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है।
छापेमारी के दौरान पुलिस को ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, कच्चा माल और उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा एक देसी पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस की बरामदगी ने इस पूरे रैकेट के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने के शक को और मजबूत कर दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी इस बात का संकेत है कि ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि संगठित तरीके से बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाने और सप्लाई करने का काम किया जा रहा था। आगरीपाड़ा इलाके में इन्हें एक टीम तैयार की और वहाँ पे छापा मारा, तो वहीं पे एक रूम में पूरा जो मैपेड्रॉन बनाने के लिए जो उपकरण लगते हैं, उपकरण, रॉ मटेरियल और जो प्रिपेयर एमडी, जिसके कुल मिला के 14 किलो मैपेड्रॉन वहाँ पे मिला है। वो सब प्रोसीजरल सब एस्पेक्ट से जब्त किया गया है, जिसकी कुल मिला की कीमत 50 करोड़ है। उसके बाद वो फ्लैट में हमें एक वेपन भी मिला है, वो देसी मेड कंट्री मेड पिस्टल है। उसके साथ 19 राउंड्स भी मिले हैं, वो भी हमने सीज किए हैं। परिवार जैसा सेटअप, लेकिन अपराध का नेटवर्क। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 सगे भाई शामिल हैं, मोहम्मद शौकत अली मंसूरी और सुफियान सलीम मंसूरी। तीसरी आरोपी 23 साल की महिला है, मामूनी सुनील सरकार, जिसके दस्तावेज पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि वो बांग्लादेशी नागरिक हो सकती है। फिलहाल उसके दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वो इस नेटवर्क से कब और कैसे जुड़ी। टोटल कुल मिला के इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है और 3 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत गुना आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया है। ये जो 3 आरोपी है, इसमें से एक उसके खिलाफ बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की रजिस्टर है और बाकी जो दूसरा जो आरोपी है वो उनका भाई है और तीसरी एक लेडी एक्यूज है, वो वेस्ट बंगाल से है। और अब जो वेपन जो मिला है उसी के आधार पर हम वो भी एंगल चेक कर रहे हैं कि उन्होंने जो वेपन है वो कहाँ से लाया है और वो क्यों उन्होंने उनके पोजीशन में रखा है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब फ्लैट से एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ड्रग्स के साथ हथियारों की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि ये नेटवर्क सिर्फ सप्लाई तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार संगठित अपराध से भी जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि कहीं इस गिरोह का संबंध किसी बड़े गैंग या इंटरस्टेट नेटवर्क से तो नहीं है। मुंबई से बाहर तक फैले तार। एंटी नारकोटिक सेल अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस ड्रग्स नेटवर्क का कितना दायरा बड़ा है। क्या ये सिर्फ मुंबई तक सीमित था या फिर इसके कनेक्शन देश के दूसरे शहरों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक भी जुड़े हैं? शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और मुंबई के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करता था। इसके साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस पूरे रैकेट के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं और फंडिंग कहां से आ रही थी। जो ड्रग्स बनाने की कोई फार्मूला रहता है, वो फार्मूला किसी ने बताया है कि वो भी हम एंगल चेक कर रहे हैं और उन्होंने उसमें रॉ मटेरियल भी कुछ मिले हैं जो एमडी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊपर ब्रोमो है, एमएमए है, एसीटोन है, बाकी जो लैब में जो उपकरण लगते हैं, फ्लास्क, हीटर, हॉट एयर ओवन, जो सब मटेरियल है वो सब वहाँ पे मिले हैं, वो सब हमने सीज किए हैं। हम चेक कर रहे हैं कि उन्होंने कोई उनको गाइड कर रहा था क्या। उनके पास से हमने 4 फोन भी बरामद किए हैं, तो फोन से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में हर दिन जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ में लगे रहते हैं, वहां किसी पॉश सोसाइटी के अंदर इस तरह की ड्रग्स फैक्ट्री का चलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्या इस नेटवर्क को लंबे समय तक किसी ने नोटिस नहीं किया या फिर ये इतनी सफाई से ऑपरेट किया जा रहा था कि किसी को भनक तक नहीं लगी? ये सवाल अब जांच का अहम हिस्सा बन चुके हैं। फिलहाल एंटी नारकोटिक सेल की इस कार्रवाई ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश जरूर कर दिया है, लेकिन असली चुनौती अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने और इससे जुड़े हर शख्स को कानून के कटघरे में लाने की है।
मुंबई पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। दिल्ली से दरभंगा की विमान रद्द कर दी गई है। विमान रद्द होने पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। स्पाइस जेट की उड़ान रद्द होने पर बवाल हुआ है। तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया। दोपहर 1:25 पर ये उड़ान भरनी थी, लेकिन ये उड़ान नहीं भरी, जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। दिल्ली से दरभंगा की जो विमान है वो रद्द हुई है। विमान रद्द होने पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। स्पाइस जेट की उड़ान रद्द होने पर यात्रियों का बवाल देखने को मिला है। तकनीकी कारणों का हालांकि हवाला दिया जा रहा है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दोपहर के 1:25 पर इस फ्लाइट को उड़ान भरनी थी, लेकिन वो उड़ान नहीं भरी, जिस वजह से यात्री जो वहां पर मौजूद है वो भड़क गए। देखिए, ये विवाद की तस्वीर भी आपको सारा बुलशिट बता रहे हो तुम लोग। जो है ऑप्शन वही बता रहे हैं। क्या ऑप्शन बता रहे हैं? कल का है, कल ही हो पाएगा। तुम क्यों लीड कर रहे हो यार? क्यों खड़े हो यार? जाओ ना यहाँ से। बिल्कुल लीड फालतू में बैठे हुए। लीड करूंगा मैं। क्यों लीड कर रहे हो? पिताजी मर गए, हम क्या कह रहे हैं? क्यों लीड कर रहे हो? मेरे पिताजी मर गए, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ बताओ? मेरे पिताजी मर गए, मैं क्या करूँ ये बताओ? अरे कल का जो हुआ था ना, आपको टिकट नहीं करना चाहिए इसको। 90 लोग सबके पास कुछ ना कुछ कमिटमेंट। अरे तो कुछ अरे तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवाड़ी के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 युवतियां एक युवक पर टूट पड़ी। वायरल वीडियो में थप्पड़, लात और वाइपर से हमला दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज अभी भी पर्दे के पीछे है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीसरी मंजिल पर अफरा तफरी का माहौल, लोगों की भीड़ और बीच में एक युवक। कुछ ही सेकंड में बहस मारपीट में बदल जाती है। 3 युवतियां युवक को घेर लेती हैं। थप्पड़ बरसते हैं, कपड़े फटते हैं और हाथ में वाइपर लेकर हमला किया जाता है। ये तस्वीरें खैरतल तिजारा के भिवाड़ी बाईपास स्थित रॉयल प्लाजा की हैं, जहां हुई इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट क्यों हुई, युवक कौन है और युवतियां कौन हैं, इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इस वायरल वीडियो में 3 युवतियां और बीच में एक युवक पिटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 104 दुकानों वाले रॉयल प्लाजा में स्पा सेंटरों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें 8 स्पा सेंटर संचालित होने का दावा है। वहीं स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि कॉम्प्लेक्स में बढ़ते स्पा सेंटरों की वजह से माहौल खराब हो रहा है और कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। सर, यहाँ पर स्पाओं की वजह से बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका है। बहुत सारे दुकानदार दुकान अपनी छोड़ के जा भी चुके हैं। स्पाओं का माहौल ऐसा है कि आम आदमी यहाँ पर कोई चीज खरीदने से डरता है। पीछे रेजिडेंशियल माहौल भी है, तो वहाँ पर भी बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। लड़कियाँ बहुत बेकार तरह से यहाँ पे व्यवहार करती है, गाली गलौज आम बात है यहाँ पर। वहीं रॉयल प्लाजा में डेंटल क्लिनिक चलाने वाले मंजीत शर्मा का कहना है कि सुबह से शाम तक शराबियों और स्पा सेंटर जाने वाले युवकों की भीड़ लगी रहती है, जिससे परिसर का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका है। सर, धंधे पे प्रभाव का तो ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन का इनका काम है। लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में भी इनकी सपावाड़ों की लड़ाइयाँ होती हैं और ये कस्टमर के साथ भी लड़ाइयाँ करते हैं। कोई आता है, कोई वैसे घूमने भी आ गया, कोई दुकान देखने आ गया, उसको बुलाने लग जाएंगी इशारे कर करके। कोई इनको टोक देगा तो उसको गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाती हैं। वीडियो वायरल है, आरोप गंभीर हैं, लेकिन विवाद की असली वजह क्या थी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मारपीट की वजह क्या थी, युवक और युवतियों के बीच क्या विवाद था और आखिर शिकायत क्यों नहीं हुई, इन सवालों के जवाब फिलहाल सामने आना बाकी है। खैरतल तिजारा से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।